तो चलिए फटाफट से पहला सवाल ले लेते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो पहला सवाल आपसे पूछा गया है, ये पहला सवाल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। पहले सवाल पढ़ लो, उसके बाद देखिए हम लोग इसके आंसर चूज करते हैं। ऐसे ही स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा और आपको यहाँ पे ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। सो इस तरह से आपको डील करना है, ठीक है। सो फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इजेक्शन ऑफ नाउ लुक एट इट, इजेक्शन ऑफ photo electron from a metal in the photoelectrical effect experiment can be stopped by applying 0.5 वोल्ट। देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हुआ, कितना हो गया? 0.5। ये काइनेटिक एनर्जी आपको पता लग गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो आपको यहाँ पे सीखने को मिल गया, ठीक है। अब आपसे क्या कहता है? व्हेन द रेडिएशन ऑफ 0.250 नैनोमीटर इज यूज्ड, वर्क फंक्शन पूछा आपसे। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए इसका जवाब कैसे देंगे आप, तो आपको मैं बता देता हूं। अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देखा है तो उसके अंदर जो भी एनर्जी आप अप्लाई करते हो किसी भी मेटल प्लेट पर, तो वो दो काम में कन्वर्ट होती है। एक तो वर्क फंक्शन में जो आपसे पूछा है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी, और आपसे क्या पूछ लिया? एनर्जी अप्लाइड जो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जरा देखो। E इक्वल्स टू एनर्जी कितनी होगी? दैट इज एच न्यू। आपने क्या किया यहाँ पर जरा चेक करो, इस लेमडा का आपने रेडिएशन मेटल की प्लेट पर फेंका है। सो लेमडा दिया हुआ है तो वो तो फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या होगा? एच सी बाई लेमडा, ठीक है। तो आपको लेमडा का वैल्यू दिया, यहाँ पर पुट करना, आपको टोटल एनर्जी मालूम पड़ जाएगी। सो इसकी वैल्यू आपको मालूम पड़ जाएगी। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन, आपको काइनेटिक एनर्जी भी 0.5 में दे रखी है, जरा चेक करो। सो यहाँ पर आपको अब आंसर निकालना है, तो कैसे निकालोगे जरा चेक करो। बहुत अच्छा सवाल है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखे तो ये तो वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अप्लाइड वोल्टेज इनटू क्या करना था? ई। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो गया। सो फाइनली यहां जरा ध्यान से चेक करो। सो ई का वैल्यू कैसे निकालोगे? सबसे पहले ई का वैल्यू तो देखो, ई इज इक्वल टू क्या होगा? एच सी बाई लेमडा। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो एच सी का वैल्यू आपको यूज करना होता है 12400। ये भी आपकी नॉलेज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एच इंटू सी करोगे, देखो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। इनको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना होगा? बेसिकली 12400। ऊपर से आपको लेमडा से डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो लेमडा कितना आपका, और लेमडा भी आपको किसके अंदर रखना है? यहाँ आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में रखना है, वो दे रखा है नैनोमीटर में। तो यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10 में आपको इसको डेटा को रखना है। तो 10⁻⁻10 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 2500 सीधे। ये हो गया आपके लिए आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अब जो भी एनर्जी आएगी वो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अब आपको एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना था, और काइनेटिक एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये 0 से 0 कट गया, और ये 25 और ये देखिए 125 अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, तो ये 5 आ रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये 5 आ रहा है, जरा चेक करो। अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास टोटल एनर्जी आ रही है। तो ये तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन आपको निकालना है, प्लस आपके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी जरा चेक करो कितनी है? दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास ये वर्क फंक्शन कितना आ गया? जरा चेक करो। वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू 4.5। ये आंसर आ गया, तो वो वहां जाके घट जाएगा। सो फाइनली इसका आंसर बनेगा सेकंड। अगर आपने सेकंड सोचा है तो आप बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है आपसे। अब देखिए, वो था फिजिकल केमिस्ट्री से, और अब ये जो क्वेश्चन आपके पास बन रहा है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बन रहा है। तो जरा ध्यान से चेक करो। कहता है कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? आपसे ये सवाल पूछा रिडक्शन के लिए। तो देखो NaBH4 एक्चुअली क्या है, बेसिकली क्या करता है जरा सोचो। ये कार्बोनिल आपके पास जो कंपाउंड्स होते हैं उसका रिडक्शन करता है एल्कोहल में। ये इसकी खास बात है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा कार्बोनिल कंपाउंड। आपको देखो, आप पूरी, ये आपके पास सबस्ट्रेट है, जरा चेक करो। अगर ये आपके पास सबस्ट्रेट है तो यहाँ कार्बोनिल कहाँ है? तो ये तो हो गया, देखो ये कार्बोनिल नहीं है, ये नहीं है, दैट इज CON, और ये एमाइड है, एक्चुअल में एमाइड हो गया। सो कार्बोनिल ग्रुप तो सिर्फ ये है, तो बस सिर्फ इसको कन्वर्ट करेगा और कहीं भी पूरे कंपाउंड में हाथ नहीं लगाएगा वो किसी चीज को भी। तो इस O को किस में कन्वर्ट कर देगा? इस O को वो OH में कन्वर्ट कर देगा। बाकी कहीं और चेंज करना ही नहीं है आपको, सिंपल ट्रिक है। और आप इसमें से ऑप्शन चेक कर लो। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसने यहाँ से बॉन्ड हटा दिया, तो ये गलत है। बाकी तो ठीक किया, लेकिन गौर से देखो आंखें खोल के, क्या ये बॉन्ड यहाँ पर है? उसने बॉन्ड को भी हटा दिया, तो वो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन जरा चेक करो। सेकंड ऑप्शन जो है बेसिकली बस इस O को इसने OH में कन्वर्ट किया, ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, बॉन्ड भी एज इट इज, तो सेकंड आंसर हो गया इसका। अगर आपने सेकंड लगाया तो आप बिल्कुल सही हो। क्लियर है आपको? थर्ड आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसने इसको गायब कर दिया, ये भी गलत है। फोर्थ आंसर जो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड नहीं है।
और ये तो एज इट इज लगा के रख दिया, तो ये भी नहीं हो सकता, तो फोर्थ भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो देखो आपको इसमें से ढूंढना है, ये क्वेश्चन आपके पास, तो क्या जवाब दोगे? तो देखो आप सारे ऑप्शंस पढ़ लो, मुझे तो खैर आंसर पता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। देखो जितने भी कॉलॉइड्स होते हैं, ठीक है, कॉलॉइड्स जितने भी होते हैं उनकी एक खास बात होती है। इन कॉलॉइड्स की क्या खास बात होती है? इनके लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली, वो क्या होती हैं? लोअर हो जाती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लोअर हो जाती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी? दैट इज आरएलवीपी। ठीक है, ये तो जानते हो आरएलवीपी, या फिर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कम हो जाता है। ठीक है, सो इसका मतलब जरा ध्यान से देखो, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसके लिए लोअर होगा। ठीक है, क्लियर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कॉलॉइड्स के लिए हाई होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। तो एक्चुअली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एक्चुअली फॉल्स है। यहाँ पर पूछा है, क्या लिखा है? देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन इज लोअर देन, नहीं, ये हायर होता है कॉलोइडल्स का, किसके? प्योर सॉल्यूशन से। तो एक्चुअल में इसका जो फॉल्स है स्टेटमेंट वो सेकंड होगा। बहुत अच्छा सवाल था ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और सिंपल सा आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, ये इसको पहचानना तो बहुत ही आसान था, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है जरा चेक करो। कहता है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ विद ज्योमेट्री, पेयर आपको आइडेंटिफाई करने हैं जहां पर ये ज्योमेट्रीज आपको मिले, टी शेप एंड स्क्वायर पिरामिडल। अब जरा सोचो, अगर किसी की टी शेप है तो आपको पता होना चाहिए जो शेप होती है बेसिकली वो बॉन्डेड पेयर की वजह से आती है, मतलब आपको एटम दिखने चाहिए। तो टी शेप का मतलब क्या हो गया? ये हो गई आपकी टी शेप, तो इसका मतलब एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, और एक सेंट्रल एटम यहाँ होगा, और एक एटम यहाँ होगा। तो इसमें टोटल देखो एक सेंट्रल एटम होना चाहिए और तीन ऐसे अरेंज होने चाहिए। तो आप देखो जरा वो कहाँ कहाँ है, तो देखो वो फर्स्ट ऑप्शन में है। इसी तरह से स्क्वायर पिरामिडल को भी देखो, स्क्वायर पिरामिडल का मतलब क्या है? ये तो आपके पास स्क्वायर हो गया, ठीक है, सेंट्रल एटम आपका यहां पर होगा, तो उसके बाद एक ही पिरामिड है, तो ये, तो इसका मतलब आपके पास जो एटम लगे हैं वो कहाँ कहाँ है? एक तो ये रहा, एक ये रहा, दो तीन चार और पांच। ये ज्योमेट्री में पांच होने चाहिए आपके पास, इस ज्योमेट्री में कितने होने चाहिए? इस ज्योमेट्री में आपके पास तीन होने चाहिए। तो तीन और पांच सेंट्रल एटम से कहाँ जुड़े हुए हैं, बस वो चेक कर लो आप। तो देखो यहाँ पर ये तीन है, लेकिन ये तो दो और दो चार ही है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर कितने हैं? तो दो है, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर जरा चेक करो, ये दो और एक तीन, ठीक है, तो ये सही है, लेकिन ये चार और एक पांच, तो ये सही है। तो आपका पास आंसर आ गया, वो कुछ करना नहीं था, इसका आंसर थर्ड था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, और एक्चुअल में जो नीचे वाला है उसका टी शेप होती है, और जो स्क्वायर पिरामिडल है वो एक्सियो-फोर की स्क्वायर पिरामिडल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो, अगला सवाल जो है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, जो भी आसानी सवाल है। कहता है आपसे द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां से आपसे पूछा करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। देखो आपके पास पैरा और डाया की सिचुएशन पर चलते हैं। आपके पास निकल दे रखा है जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, सबके निकल के ही कंपाउंड है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, निकल का देखो एटॉमिक नंबर होता है 28, तो सबको पता होगा। तो यहां पर अगर 28 इलेक्ट्रॉन्स को भरें तो देखो यहां पर ऑर्गन तक तो 18 भर गए, हमें ऑर्गन तक की चिंता नहीं करनी है। उसके बाद कुछ 3D में आएंगे और कुछ 4s में आएंगे। 4s में आएंगे आपके 2 20, और इधर 3D में आएंगे 8। अब +2 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है जरा चेक करो। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5, और ये 6 और ये 7 और ये 8, तो दो हमारे पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब डिपेंड करता है, अगर आप ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, अगर लिगेंड आपका पावरफुल है तो ये अनपेड भी पेयर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या लिगेंड, ये क्लोरीन वाला लिगेंड पावरफुल होता है? नहीं। तो इसका मतलब क्लोरीन वाला पावरफुल नहीं होता, इसका मतलब वो डाया नहीं हो सकता, वो पैरा होगा, क्योंकि वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये गलत हो गया, तो क्लोरीन वाले के ऊपर पैरा लिखा होना चाहिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा चेक करो। क्लियर है? यहाँ पर आप लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो पैरा, वो पावरफुल लिगेंड होती है, तो वो पैरा नहीं हो सकता। और NiCO4 जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, क्योंकि यहाँ पर जरा चेक कर लो, चार ही तो है। जरा चेक करो चार के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो चार के रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, तो बिल्कुल सही है। सेक्शन में इसका आंसर बनेगा फोर्थ। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और जल्दी ही आंसर इसका कर सकते थे आप। और देखो ये सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर जो CN है, साइनाइड आयन, वो पावरफुल लिगेंड है, तो वो पैरा नहीं हो सकता, वो डाया बना देगा इसको। तो सिंपल सी चीजें अगर आपने ध्यान से देखी है तो आप बिल्कुल आंसर कर सकते हो। तो कई ऑप्शंस में जो है बिल्कुल फोर्थ वाला आंसर बनता है, बिल्कुल करेक्ट, बाकी सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। जो सिक्स क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा सवाल है। आपसे क्या पूछा जरा चेक करो। कहता है N2O5 को आपने डीकम्पोज करा, तो चलो हम लोग N2O5 को डीकम्पोज करते हैं सबसे पहले। तो ये डीकम्पोज होके आपको क्या दे रहा है? एक तो दे रहा है आपके पास NO2, और प्लस में दूसरी चीज क्या दे रहा है? O2।
एंड फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन को फॉलो करवा रही है आफ्टर 15 मिनट। तो मान लो टी इक्वल्स टू 0 पर देखो 15 मिनट के बाद ये कितना हो जाता है, जरा चेक करो, पूरा सवाल पढ़ो। आफ्टर 50 मिनट द प्रेशर इनसाइड द वेसल इंक्रीजेस फ्रॉम, यानी कि पहले कितना था 50, 50 था, तो पहले 50 था, तो यहाँ तो ये पैदा ही नहीं हुआ था, तो ये 0 0 हो गया। टी इक्वल्स टू 50 मिनट के बाद जब आपके पास टाइम निकल के आया 50 मिनट, तो देखो ये 50 मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ नाउ दिस इज 50 मिनट, ठीक है। सो 50 मिनट के बाद जो है क्या सर्कमस्टांसेस हो गए, ओवरऑल जो प्रेशर है वो 50 से बढ़कर कितना हो गया, बेसिकली 87.5। अब ऐसा क्यों हो गया होगा, क्योंकि ये डिकम्पोज हुई और उससे आपके पास देखो यहाँ पर गैसेस और बन रही हैं। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, अगर ये डिकम्पोज हो रही है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसको चलो पहले बैलेंस करो। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले 2 लगा दूं और यहाँ पर मैं हाफ लगा दूं तो ये बैलेंस हो गई, यही करोगे आप, जरा चेक कर लो फटाफट से। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि अगर एक का डिकम्पोजिशन से आपके पास 2.5 बन रहा है तो प्रेशर तो बढ़ेगा क्योंकि गैसेस बढ़ रही हैं। तो 50 मिनट के बाद आपके पास 50 से कितना हो गया, ये 87.5, यानी कि इन सब का टोटल यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा, यहाँ भी जो भी प्रेशर होगा और यहाँ भी जो भी प्रेशर होगा, इन सबको जोड़ दे तो 87.5 आएगा। तो मान लो कि 50 में से कितना घट गया, मान लो 50 में से P1 प्रेशर इसका घट गया क्योंकि ये तो डिकम्पोज हो गई। ये कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ P1 प्रेशर बनेगा इसका, क्योंकि ये उससे डबल है, ये देखो जरा। और इसका कितना बनेगा, दैट इज P1/2, क्योंकि वो उसकी हाफ है। तो अब टोटल प्रेशर जरा चेक करो, 50 माइनस P1, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ P1 इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, प्लस P1/2, ये जो टोटल प्रेशर निकल के आया है वो कितना होगा 87.5। तो ये होगा 87.5। तो जरा चेक करते रहो फटाफट से ध्यान से। सो दिस इज 87.5। तो अब सीन क्या है, जरा चेक करो, ये 87.5 आपके पास निकल के आ गया। तो चलो P1 का वैल्यू निकाल लो। यहां से अगर आप P1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास P1 का वैल्यू निकल के आ रहा है, चेक कर लो फटाफट से, 25 निकल के आएगा, 25। तो अब जरा सोचो कि 50 में से कितना घट रहा है, 50 में से 25 घट गया, तो एक्चुअल में तो हाफ लाइफ हो गया। हाफ लाइफ इसी को तो बोलते हैं, हाफ लाइफ का डेफिनेशन क्या होता है, जरा याद करो। हाफ लाइफ का मतलब होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है बेसिकली कि जब आपका इनिशियल प्रेशर का आधा रह जाए, तो P1 का वैल्यू जो है 25 से घटा तो 25 ही बचा। इसका मतलब जो है आपकी जो 50 मिनट दे रखी है इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ हो गई। तो अब जरा सोचो 50 मिनट आपकी हाफ लाइफ है, आपसे पूछा आफ्टर 100 मिनट बताओ, ठीक है, तो 100 मिनट के बाद का मतलब ये 2 हाफ लाइफ हो गई। एग्जैक्टली ये 2 हाफ लाइफ हो गई। 2 हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि पहले आधा घटे फिर उसका फिर और आधा घट जाए, तो 2 हाफ लाइफ का देखो, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पहले 50 था, ठीक है, सो 50 का रह गया ये 25, ठीक है, कितने मिनट में, 50 मिनट में। तो अब सोचो कि अगले 50 मिनट में भी ये जो है, क्योंकि हाफ लाइफ ही तो हुआ, 50 मिनट उसकी हाफ लाइफ है, तो अगले 50 मिनट में इसका फिर से क्या करेगा, 50% घट जाएगा। यहाँ पर जरा चेक करो परसेंटेज के हिसाब से, तो ये कितना बचेगा 12.5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12.5 बचेगा। बस यही आपकी ट्रिक थी, यहाँ पर सिंपल सा इसको आपको पहचान लेना था कि ये 12.5 ही बचेगा। तो चलो अगर T इक्वल्स टू 100 पर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में बताओ कि भैया यहाँ पर T आफ्टर 100 मिनट जो है मिक्सचर का प्रेशर कितना होगा, तो जरा चेक करो कि भाई ये हमें मालूम पड़ गया कि जो 100 मिनट के बाद है तो 50 माइनस P2 मान लेते हैं कि P2 प्रेशर घट गया, और 50 माइनस P2 कितना होना चाहिए 12.5, क्योंकि बचेगा सिर्फ इतना ही, यही तो लिखा है आफ्टर 100 मिनट। देखो जरा गौर से, 50 मिनट में 25 हो जाता है तो अगले 50 मिनट में 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ P2 कितना घटा है एक्चुअल में, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई जरा चेक करो, तो P2 की वैल्यू निकल के आई आपके पास 37.5, बस हो गया आपका। सो अगर P2 की वैल्यू 37.5 है तो आफ्टर T इक्वल्स टू 100 बस आपको ये क्या करना था, देखो T इक्वल्स टू 100 पर 50 माइनस दैट इज P2, यही तो करोगे, और यहाँ पर ये कितना बन जाएगा ट्वाइस ऑफ P2, और यहाँ पर कितना होगा P2/2, यही तो हुआ। तो जो P2 की वैल्यू 37.5, तो आप 37.5 यहाँ पर रख दो। तो फाइनली अगर आपने P2 की जगह 37.5 जगह सब जगह से रख दिया, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो सब जगह से, जब आप रखोगे सबकी वैल्यू, ठीक है, सो आपके पास कितना आएगा टोटल प्रेशर, बस उसको काउंट ही तो करना है, तो टोटल प्रेशर निकल के आएगा 106। तो ये इसको करने का तरीका हो गया, तो सेकंड आंसर बनेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा है, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, कहता है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन। अब आप देखो इन सबका नाइट्रेशन करना चाहते हो, तो नाइट्रेशन जो होता है बेसिकली किसकी प्रेजेंस में होता है, सबको पता है HNO3 उसके लिए चाहिए, प्लस H2SO4 चाहिए, याद करो।
अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको H2SO4 और HNO3 चाहिए। एक्चुअल में ये दोनों कॉम्बिनेशन से आपको क्या देते हैं, जरा चेक करो, नाइट्रोनियम आयन देते हैं NO2 प्लस। तो इससे आपका नाइट्रेशन होने वाला है, यानी कि ये जो NO2 प्लस जो आपके पास ये कैटायन जो पैदा हुआ है बेसिकली, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो रिंग पे जाके जुड़ेगा। अब रिंग पे जाके जुड़ेगा तो आपको पता होना चाहिए ऐसे ग्रुप लगे हों, क्योंकि ये तो प्लस है उसको माइनस चाहिए, तो यहां पर कोई ना कोई पोजीशन पे, कौन कौन सी पोजीशन पे, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे नेगेटिव आना चाहिए, तो ऑर्थो पैरा वाले कंपाउंड बनते हैं। तब सोच सवाल ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन सबसे आसानी से कौन देगा, जो आसानी से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ फेंके। तो सबसे बढ़िया रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को फेंकने वाला, यानी कि प्लस आर इफेक्ट दिखाने वाला कौन है, दैट इज OCH3। ये सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो गौर से देख लो, ये सबसे आसानी से रिंग की तरफ फेंकता है। तो इसका मतलब या तो सी होगा, या ये देखो यहाँ पर या तो थर्ड आंसर होगा या फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो डी लिखा हुआ है, वो गलत है। सबसे इफेक्टिव प्लस आर इफेक्ट कौन दिखाता है, दैट इज दिस ग्रुप OR। तो ये बहुत ही इफेक्टिव प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। इसका मतलब या तो थर्ड या फोर्थ आंसर होगा। उसके बाद टोल्यूइन का नंबर आएगा, सबको पता है CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट दिखाती है, तो प्लस आर भी दिखाती है, तो सी के बाद डी आना चाहिए। तो अभी दोनों ऑप्शन जो है बराबर टक्कर पर है। उसके बाद एक्चुअल में बी का नंबर आएगा, और यहां पर देखिए, तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, थर्ड। अब सवाल है कि एनिलीन का नंबर क्यों नहीं आया, तो देखो वहां पर आपने एसिड डाल रखा है, और एक्चुअल में क्या होता है, एनिलीन के साथ एक समस्या है। अब एक्चुअल में क्या करना है, इसको एक्चुअल में अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है जो इसको रिंग की तरफ डोनेट करने हैं, लेकिन ये ऐसा करता नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने एसिड डाल रखा है, एसिड से H प्लस लेकर उसको डोनेट कर देता है। एक्चुअल में एसिड आपने डाल रखा है, तो एसिड के अंदर क्या होता है H प्लस, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्चुअली H प्लस को अपने साथ कंबाइन कर लेते हैं, और किसका यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं, जरा चेक करो, ये देखो यहाँ पर ये बना लेते हैं NH3 प्लस। तो यही समस्या है सबसे बड़ी एनिलीन के साथ, कि वो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो बिजी हो गए, वो अंदर डोनेट हो नहीं सकते, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट नहीं होगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर थर्ड बनेगा। अगर आप थर्ड सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं फटाफट से, ये बहुत अच्छा सवाल है। कहता है आपसे, व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर 112 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखो एनटीपी पर हाइड्रोजन गैस, सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले आपने, गिवन गिवन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 112, इजंट इट, 112, ये मोल्स निकालने का तरीका 112 ml, यही तो हुआ। ठीक है, ये आपको गिवन है 112, डिवाइड बाय क्या करोगे, हमको पता है एसटीपी पे या एनटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है किसी भी गैस का, 22,400। तो एक्चुअल में कितना निकल के आ रहा है, जरा चेक करो, दैट इज 2। तो ये 1/200 का मतलब हो गया 5 मिली मोल्स। तो यहाँ पर 5 मिली मोल्स आपके पास क्या मिल रहे हैं, H2 गैस मिल रही है, आपको मालूम पड़ गया। ठीक है, अब वो पूछता है कि अगर आपके पास 965 सेकंड के लिए वो करंट फ्लो कराइए तो करंट की वैल्यू बताओ। बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाई n फैक्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट इनटू 96500। ये सबको मालूम होना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहां से आपको करंट निकालनी थी, सो करंट इज इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन इनटू 96500। आप उसको किससे डिवाइड कर दोगे, टाइम से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 मिली है, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया, -3 इंटू एन फैक्टर कितना होता है हाइड्रोजन का, 2 इंटू 96500, ये आपके पास फेरेड्स हैं। ठीक है, फेरेड का वैल्यू है, और टाइम कितना दे रखा है 965, तो ये देखो 965, तो ये कट गया आपस में कट के कितना हो गया 1000। ठीक है, ये 1000 से 1000, ठीक है, ये 1000 नहीं एक्चुअली 100, सॉरी, 965 से 96500 कटा तो वो 100, तो यहाँ पर ये 100, तो 100 और ये कितना हो 5 2 जा 10, तो 10, और ये देखिए 10 इंटू 100 1000, तो कट गया आपस में 1000, और ये कितना है बाई 1000, सब कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1। तो एक्चुअली में इसका आंसर बनेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसके अंदर 9th क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा सवाल है जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू डिसॉल्व 0.1 ग्राम ऑफ लेड सेकंड क्लोराइड टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, केएसपी की वैल्यू दे रखी है। अब आप सोचो कि PbCl2 के लिए केएसपी कैसे लिखोगे, बस इसी पे ध्यान देना आपको, और कुछ है नहीं। तो केएसपी देखो यहाँ पर कितने हैं, देखो PbCl2 को पहले तोड़ो, PbCl2 एक्चुअल में किस में टूटेगा, जरा चेक करो, दैट इज Pb+2 एंड प्लस ऑफ 2 क्लोराइड, इसी में टूटेगा। अब ये तो भाई सॉलिड है, तो फाइनली इसका सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हो, इसका तो S होगा, इसका ट्वाइस ऑफ S होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना हो गया जरा चेक करो। सो फटाफट से KSP का वैल्यू कितना हो गया, बस वो चेक करना है आपको। यहाँ से KSP का वैल्यू उठा के रख देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर KSP का वैल्यू आपको दे रखा है, तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई जरा चेक करो। यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस Pb+2, KSP कैसे लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb+2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- और उसका क्या करना है स्क्वायर। तो KSP का वैल्यू जो है आपके पास दे रखा है, तो ये किसके इक्वल है, ये तो S हुआ, और 2s की स्क्वायर करना है, यहाँ कितना हो गया 4s, तो 2s की स्क्वायर करनी तो 4s स्क्वायर, तो KSP की वैल्यू कितनी आ रही है 4s क्यूब। तो 4s क्यूब किसके इक्वल हो गया जरा चेक करो, 3.2 इंटू 10⁻⁻8। तो अब बस अब आंसर निकाल लो, तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर s का वैल्यू निकालो, 4s क्यूब से यहाँ पर s का वैल्यू कितना आ गया, तो जरा चेक करो, या 3.2 यानी कि 3.2 यानी 32 लिख दूं, इंटू 10⁻⁻, कितना लिखूंगा -9, उसको किससे डिवाइड करना है 4 से, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 8 इंटू 10⁻⁻9, ये सोलिबिलिटी आ गया। क्लियर है सबको, ये सोलिबिलिटी की क्या आई है बेसिकली, अभी सोलिबिलिटी का क्यूब आया है, तो बस सोलिबिलिटी क्यूब से सोलिबिलिटी निकालो, तो इसका क्या करना पड़ेगा 1/3। सो 1/3 अगर इसका करोगे तो 8 का 1/3 कितना होता है 2, और इंटू 10⁻⁻9 का 1/3 कितना होता है 10⁻⁻3। तो आपके पास सोलिबिलिटी आ गई। अब आप सोलिबिलिटी को कॉन्सेंट्रेशन भी तो कहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होती है, दैट इज मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दे, वॉल्यूम निकालना है अगर तो मोल्स को किससे डिवाइड करोगे 2 इंटू 10⁻⁻3। तो चलो मोल्स कितने हैं, आपको मास दिया हुआ है, ये कितना है 0.1, ये गिवन मास है। मोलर मास कितना है, तो देखो 207 207 और क्लोराइड 2 है, तो 35 71 आपको यहाँ पर क्या करना है ऐड करना है, तो ये कितना हो गया 278। तो 278 से आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है, क्लियर है, और साथ में क्या लेना है 2 इंटू 10⁻⁻3, -3 ऊपर जाके 1000 हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.18 लीटर। तो ये मेरी तरफ से 9th क्वेश्चन हो गया, और अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कहता है आप इनकी रेडियस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस में लगाओ इनको, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एनाइन की रेडियस सबसे ज्यादा होती है, ये सबके सब क्या है देखो, Na+10 इलेक्ट्रॉन, Mg+2 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, उसमें एनाइन का साइज सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा साइज हो गया इसका, फिर उसके बाद छोटा इसका, सबसे छोटा, जितना कैटायन पे चार्ज ज्यादा होता है उतना ही छोटा साइज होता है, इसका आंसर सेकंड बना। तो ये मेरी तरफ से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस हो गए, जो कि जेई एडवांस जेई मेंस 2018 ऑनलाइन में पूछे गए थे 15 तारीख को। अगले 10 सवाल मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।